गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पेज नंबर 301 जहां पर हम लोग रिवीजन क्लास लेंगे टीडीएस का, सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है। नाउ पेज नंबर्स माइट डिफर, एनीवेज लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले टीडीएस कौन काटता है? टीडीएस वो पर्सन काटता है जो पेमेंट करता है। सपोज मेरे को आपको 4 लाख रुपया रेंट देना है, तो मैं क्या करूंगा, 40,000 रुपया आपका टीडीएस काट लूंगा और 3,60,000 रुपया जो है वो स्ट्रेट अवे आपको पेमेंट करूंगा। आपने कहा सर मेरा रेंट तो 4 लाख था, आप 3,60,000 कैसे देते हैं? मैंने कहा देखो 3,60,000 दिए क्योंकि 40,000 रुपया मैंने आपका टैक्स काट लिया है और वो सरकार को जमा कर दिया है। आपने कहा सर ये ठीक है, बट नाउ व्हाट विल हैपन ओवर हियर, मैं अपना इनकम कितना दिखाऊंगा? आप अपना इनकम 4 लाख रुपया दिखाएंगे। इससे डबल टैक्सेशन नहीं होगा क्योंकि मैंने आपका जो टीडीएस काटा है उसका आपको क्रेडिट मिल जाता है। विच मीन्स एसेंशियली अगर आपको 41,000 देना है और मैंने 40,000 टीडीएस काट लिया तो आपको 1,000 रुपया ही देना पड़ेगा। तो टीडीएस वो पर्सन काटता है जो पेमेंट करता है, सामने वाला अपना इनकम पूरा दिखाता है और वो अपना टीडीएस का क्रेडिट ले लेता है अगेंस्ट द टैक्स लायबिलिटी। कुछ केसेस में टीडीएस नहीं कटता है। टीडीएस नहीं कटता है जब आप गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड को पेमेंट करते हैं, एनपीएस को पेमेंट करते हैं। इन लोगों को पेमेंट करने पर टीडीएस नहीं कटता है। नाउ लेट अस डिस्कस आइटम वाइज टीडीएस के क्या प्रोविजंस हैं। आइटम वाइज टीडीएस के यही प्रोविजन है। सबसे पहला आता है सैलरीज। सैलरीज में टीडीएस कटता है एज पर सेक्शन 192। मैं रिपीट करता हूं, सैलरीज में टीडीएस कटता है एज पर सेक्शन 192। सैलरीज में टीडीएस कटता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि सैलरी टैक्सेबल होता था ड्यू और रिसिट विच इज अर्लियर, लेकिन सैलरी में जो टीडीएस कटेगा वो हमेशा कटेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट। एम्प्लॉयर क्या करेगा, एम्प्लॉय का और भी कोई इनकम जो वॉलंटरीली वो डिस्क्लोज करता है उसको कंसिडर करेगा। एम्प्लॉय का चैप्टर 6A का डिडक्शन, कोई टीडीएस कटा है, कोई टीसीएस एम्प्लॉय का है, तो ये सब कंसिडर करने के बाद वो टीडीएस कितना सैलरी में कटेगा डिसाइड करता है। एक एम्प्लॉय है, उसका सैलरी इनकम है साल भर का 12 लाख, अदर इनकम भी है 10-12 लाख। समहाउ एम्प्लॉयर जो है अराइव करता है कि उसका टैक्स लायबिलिटी जो है सब इनकम को जोड़ करके, क्योंकि वो अदर इनकम भी अपना डिस्क्लोज कर रहा है, सब इनकम को जोड़ करके 3 लाख रुपया आ रहा है उसका टोटल टैक्स लायबिलिटी। उसका दूसरे इनकम पे 60,000 टीडीएस और टीसीएस कट चुका है, तो नेट टैक्स पेबल उसका कितना होगा? 2,40,000। तो वो टीडीएस काटेगा हर महीना 2,40,000 बाय 12 इक्वल टू 20,000। तो दिस यहां पर एक इस टर्म का अमेंडमेंट भी है कि एम्प्लॉयर मस्ट कंसिडर एम्प्लॉय का दूसरे इनकम पर टीडीएस और टीसीएस कितना काटा गया है या कलेक्ट किया गया है। बाद बाकी few things we have to remember, अगर 2 एम्प्लॉयर है तो कोई भी एक एम्प्लॉयर टीडीएस काट ले। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से एविडेंस कलेक्ट करेगा। अगर एम्प्लॉय बोलता है एचआरए का एग्जामिशन है, मेरा चैप्टर 6A का कुछ इन्वेस्टमेंट्स है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से उस चीज का एविडेंस भी लेगा। स्टार्टअप कंपनीज में क्या होता है, ईसॉप में टीडीएस अभी नहीं कटता है। स्टार्टअप कंपनी में ईसॉप में टीडीएस कटता है जब आप अलॉट कर देंगे ईसॉप का शेयर्स, वहां से 4 साल 48 मंथ्स, या एम्प्लॉय जब शेयर्स बेच देगा, या एम्प्लॉय जब जॉब छोड़ देगा, विच एवर इज अर्लियर। इफ आई मे रिवाइज दिस पेज ऑल ओवर अगेन वेरी क्विकली, टीडीएस वो पर्सन काटता है जो पेमेंट करता है। गवर्नमेंट, म्यूचुअल फंड, एनपीएस को पेमेंट करते समय टीडीएस नहीं है। सैलरी में टीडीएस कटता है टैक्स लायबिलिटी बाय 12। इनकम सारा लेते हैं लॉसेज एचपी का, और हम लोग ये भी कंसिडर करते हैं कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कितना टीडीएस कटा है, दैट वी एडजस्ट एंड डिडक्ट टीडीएस ऑन बैलेंस अमाउंट। संभव है आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए, इस एम्प्लॉय का इनकम 30 लाख है, 40 लाख रुपीज है, तो कितना टीडीएस कटेगा? तो आप क्या करेंगे, उसका टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, पूरा टैक्स लायबिलिटी निकाल करके टीडीएस टीसीएस डिटरमाइन करेंगे, कितना है वो माइनस कर देंगे। जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी आएगा उस पर आप 12 करके हर महीने का टीडीएस अराइव कर लेंगे। इनफैक्ट इट कैन बिकम अ फुल फ्लेजेड सम ऑल्सो। मैं पूछ रहा हूं आपको कि सैलरी में कितना टीडीएस कटेगा ये बताओ, बट एसेंशियली आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा टैक्स लायबिलिटी का ही सम करना पड़ जाएगा।
प्रोविडेंट फंड में टीडीएस कब कटता है? प्रोविडेंट फंड में टीडीएस तब कटता है जब वो अमाउंट 50,000 या उससे ज्यादा हो और वो टैक्सेबल हो। सर पीएफ का रुपया कब टैक्सेबल होता है, कब एग्जेम्प्ट होता है? पीएफ का रुपया एग्जेम्प्ट हो जाता है अगर आप वो 5 साल के बाद विड्रॉ करते हैं। पीएफ का रुपया 5 साल के अंदर विड्रॉ करने से टैक्सेबल होगा, 5 साल के अंदर विड्रॉ करने से भी एग्जेम्प्ट हो सकता है, बट देन देयर हैज टू बी रीजंस बियॉन्ड कंट्रोल। प्लीज टेल मी क्या हो रहा है? पीएफ का रुपया अगर टैक्सेबल है और 50,000 से ज्यादा है, देन 10% टीडीएस इज एप्लीकेबल। दिस इज इंपॉर्टेंट। एक, पीएफ का रुपया 50,000 से ज्यादा हो और दूसरा वो टैक्सेबल हो। सब पीएफ का रुपया कब टैक्सेबल होता है, कब एग्जेम्प्ट होता है? सो इसका एक ही रूल है, पीएफ का रुपया एग्जेम्प्ट होता है जब आप 5 साल के अंदर विड्रॉ करते हैं, 5 साल से ऊपर विड्रॉ करते हैं, और टैक्सेबल होता है जब आप 5 साल के अंदर विड्रॉ करते हैं। 2 मिनट लगेगा पीएफ वाला टॉपिक पढ़ने। कोई भी कंपनी डिविडेंड का पेमेंट कर रहा है इंक्लूडिंग डीम्ड डिविडेंड। व्हेन आई से इंक्लूडिंग डीम्ड डिविडेंड, आई ऑब्वियसली इंक्लूड डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222 ए बी सी डी ई एफ। डीम्ड डिविडेंड का कॉन्सेप्ट क्या था? डीम्ड डिविडेंड का कॉन्सेप्ट था कि कंपनी जो कैश में देता है वो तो डिविडेंड है ही, कंपनी अगर काइंड में भी अपने शेयर होल्डर को एसेट दे, डिबेंचर अलॉट करे, लिक्विडेशन या कैपिटल रिडक्शन में कुछ दे, तो उसको भी हम लोग डिविडेंड मानते थे। यस और नो? मेरे को फिर से बताइएगा, डीम्ड डिविडेंड का कॉन्सेप्ट क्या था? मान लीजिए कंपनी अपने शेयर होल्डर को कैश नहीं दे रहा है, एसेट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है या डिबेंचर इश्यू कर रहा है, लिक्विडेशन कैपिटल रिडक्शन में कुछ दे रहा है, इसको भी हम लोग डिविडेंड मानते थे। जिस कंपनी में आपका 10% शेयर होल्डिंग है, वो कंपनी अगर आपको लोन दे दे तो वो लोन भी डिविडेंड था। 1 अक्टूबर से शेयर बायबैक का अगर आपको रुपया मिलता है तो वो भी डिविडेंड है। इन सब पर टीडीएस एप्लीकेबल है। कल के दिन पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, नॉट बेस्ड ऑन से डिविडेंड डायरेक्टली, बट बोलेगा शेयर बायबैक किया है, तो आप बोलेंगे कि शेयर बायबैक किया तो उसमें भी 10% टीडीएस काटना पड़ेगा। शेयर बायबैक किया है तो उसमें भी 10% टीडीएस काटना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ डिविडेंड। सामने वाला इंडिविजुअल शेयर होल्डर है तो 5,000 रुपया के ऊपर टीडीएस है, लेकिन सामने वाला कोई दूसरा एंटिटी है तो हमेशा टीडीएस कटता है। डिविडेंड, शेयर बायबैक भी क्योंकि डिविडेंड ही है 1 अक्टूबर से, इन सब पर टीडीएस एप्लीकेबल है एट द रेट ऑफ 10%। इंडिविजुअल शेयर होल्डर का 5,000 क्रॉस करने पर टीडीएस है, बाकी केस में ऑलवेज टीडीएस इज देयर। ठीक है, मेरे को एक बार फिर से बोलेंगे। अच्छा, 5,000 का लिमिट भी तब है जब आप अदर देन कैश पेमेंट करें। मेरे को एक बार फिर से बोलेंगे क्या हो रहा है? सर सैलरी में टीडीएस कटता है टैक्स लाइबिलिटी बाय 12। एम्प्लॉयर क्या करेगा? एम्प्लॉय का टोटल टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करेगा, टोटल टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करेगा, टीडीएस टीसीएस उससे एडजस्ट करेगा और फिर टीडीएस काटेगा। टीडीएस टीसीएस एडजस्ट करेगा, फिर टीडीएस काटेगा। अनदर थिंग इज, प्रोविडेंट फंड अगर 50,000 रुपया क्रॉस कर रहा है और टैक्सेबल है तो 10% टीडीएस इज देयर। डिविडेंड में 5,000 का लिमिट है इंडिविजुअल शेयर होल्डर के लिए, बाकी के लिए कोई लिमिट नहीं है, टीडीएस काटेगा। इस बार पेपर में आ सकता है शेयर बायबैक को लेकर। शेयर बायबैक में थोड़ा ध्यान रखिएगा, इफ द अमाउंट क्रॉसेज फॉर इंडिविजुअल शेयर होल्डर 5,000 एंड अदर्स के लिए कोई लिमिट नहीं है तो टीडीएस काटना होगा, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ डीम्ड डिविडेंड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर। उसके पहले टीडीएस नहीं कटेगा शेयर बायबैक पे, बाकी डिविडेंड पे कटेगा।
194A कवर करता है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज. नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स. मैं रिपीट करता हूं, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स. ये अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का बात कर रहा है. इसका मतलब ये बात कर रहा है अदर देन बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स का. तो ये किसका बात करेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन का, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट का, इंटरेस्ट ऑन रिकरिंग डिपॉजिट का, ये उन सब का बात करेगा. बैंक के लिए लिमिट 40,000 ऑब्लिक सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 है. सपोज बैंक किसी को 40,000 से ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है तो बैंक टीडीएस काटेगा. और हम लोग के लिए लिमिट एक दूसरे के पेमेंट करेंगे तो 5,000 का लिमिट है. मेरे को फिर से बताइए क्या हो रहा है? सर, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स एंड डिबेंचर इज नॉट कवर्ड बाय दिस सेक्शन. अगर कोई दूसरा इंटरेस्ट हम लोग देते हैं तो डेफिनेटली टीडीएस कटता है. कितना टीडीएस कटता है? बैंक के लिए 40-50 का लिमिट है, एक दूसरे को पेमेंट करेंगे तो 5 का लिमिट है. बैंक के लिए जो 40-50 का लिमिट है, ये पर ब्रांच है कि टोटल में है? सर, ये तो टोटल में लिमिट है. हाउ डू यू से दिस? सर, ये टोटल में लिमिट है जहां कोर बैंकिंग है, यानी सारे बैंक्स ब्रांचेस एक दूसरे से कनेक्टेड है. और जहां ब्रांचेस एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है वहां पर ये पर ब्रांच का लिमिट है. कुछ केस में टीडीएस नहीं कटता है. इसमें पार्टनरशिप फर्म अगर पार्टनर को देता है तो इस सेक्शन में नहीं, दूसरे सेक्शन में टीडीएस है. हम लोग बैंक को देंगे तो टीडीएस नहीं कटेगा. बैंक अगर हम लोग को देगा तो डेफिनेटली कटेगा. सेविंग अकाउंट पर भी टीडीएस नहीं है. So these are some important things that you need to consider. It is my request. You must read 194A. You must read 194. Dividend and interest on securities, you must, interest other than interest on securities, you must read. थोड़ा अपने आप से इंटरेक्ट करके अपने आप को सुनाओ, कोशिश करो लर्न हो जाए प्रोविजन. Can I proceed ahead? Can I proceed ahead? Winning from lottery, crossword puzzle, gambling, betting, ये सब में 10,000 क्रॉस करने पर 30% TDS is there. So this is important as such कि लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग में 10,000 क्रॉस करने से 30% TDS है.
10,000 का जो लिमिट है वो साल भर का है. सो व्हाट विल हैपन अगर विनिंग फ्रॉम लॉटरी काइंड में हो तो सामने वाला रुपया जमा करेगा, आपको प्रमाण देगा, फिर आप विनिंग रिलीज करिएगा. हॉर्सेस का भी वही रूल है. हॉर्स रेस में भी 10,000 क्रॉस करने पे 30% टीडीएस है. ऑनलाइन गेम में भी वही रूल है. ऑनलाइन गेम में टीडीएस इज ऑलवेज एप्लीकेबल. लेकिन ऑनलाइन गेम में क्या होता है, नेट विनिंग पर टीडीएस कटता है. सोचिए आपने 10,000 रुपया जमा किया लेकिन आप 25,000 विड्रॉ कर रहे हैं तो 15,000 रुपया पर टीडीएस कटेगा. लॉटरी, हॉर्स रेस, कार्ड गेम, गैम्बलिंग, बेटिंग, इन सब में टीडीएस है 10,000 क्रॉस करने पर 30% टीडीएस. हॉर्स रेस में 10,000 क्रॉस करने पर 30% टीडीएस है. और ऑनलाइन गेम में नेट विनिंग पर हमेशा टीडीएस एप्लीकेबल है. 194C कवर करता है कॉन्ट्रैक्ट. अगर मैं आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्क दूं, सर किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट वर्क? सोचो ABC. A फॉर एडवर्टीजमेंट, B फॉर ब्रॉडकास्टिंग, C फॉर केटरिंग, कैरेज ऑफ गुड्स, लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स. इसके अलावा मैंने और भी एग्जांपल दिए हैं लाइक कंस्ट्रक्शन, सिक्योरिटी. अगर मैं इस प्रकार का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपको देता हूं, देन टीडीएस वुड बी एप्लीकेबल. सिंगल कॉन्ट्रैक्ट क्रॉस करने से 30,000 क्रॉस करने से 1% टीडीएस है. ग्रैंड टोटल 1 लाख क्रॉस करने से 1% है. सोचो आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिए 40,000 का, देन टीडीएस विल बी एप्लीकेबल. बट व्हाट हैपेंस अगर आप किसी को 28,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिए, तो अभी आप टीडीएस नहीं काटेंगे. लेकिन साल भर में अगर आप उसको 4-5 कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए और टोटल 1 लाख क्रॉस कर गया तो आपको टीडीएस काटना होगा. कैसे काटेंगे? सामने वाला इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1%, सामने वाला कंपनी है तो 2%. मे आई रिपीट थिंग्स? मेरे को फिर से बताइए क्या हो रहा है. सो सैलरी इज टैक्स लाइबिलिटी बाय 12. पीएफ में 50,000 रुपया और टैक्सेबल होने पर टीडीएस एप्लीकेबल है. डिविडेंड इंक्लूडिंग डीम डिविडेंड 5,000 क्रॉस करने पे 10% है और सामने वाला कंपनी है, इंडिविजुअल नहीं है, कंपनी वगैरह है, तो हमेशा टीडीएस एप्लीकेबल है. लॉटरी, हॉर्स रेस, ऑनलाइन गेम, सब पर टीडीएस एप्लीकेबल है, 30% है. बट देन क्या होता है, लॉटरी और हॉर्स रेस में 10,000 का लिमिट है, ऑनलाइन गेम में हमेशा है. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, हाँ ऑनलाइन गेम में 100 रुपए का एग्जेम्पशन है, वो आप देख लेना 100 रुपया के नीचे होने से. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर विनिंग काइंड में है तो मैं पहले इंश्योर करूंगा कि सामने वाला टैक्स जमा किया, उसके बाद ही विनिंग रिलीज करूंगा. इंटरेस्ट के लिए क्या लिमिट है? बैंक के लिए लिमिट 40/50,000 है और हम लोग एक दूसरे को पेमेंट करते हैं तो 5,000 है. क्रॉस करने पे 10% टीडीएस है. यू नीड टू अंडरस्टैंड इंटरेस्ट के लिए नियम क्या है. इंटरेस्ट अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को दे रहा है, बैंक सेविंग अकाउंट में दे रहा है, हम लोग बैंक को दे रहे हैं, तो ये सब केसेस में टीडीएस नहीं कटेगा. सो क्या करना है? आपका पहला टास्क यही होगा, आप शुरू से 194C तक अपने आप के साथ इंटरेक्ट करेंगे. जो लोग घर में देख रहे हैं, बैकअप क्लासेस देख रहे हैं, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है, डोंट फॉरवर्ड द वीडियो. ये जितना मैंने 4-5 पन्ना कराया है 194C तक, पहले अपने आप को सुनाइए, रिवाइज करिए, लर्न करिए, फिर आगे बढ़ेंगे.
Do make sure that this is solidly learned. Only if you permit, we'll proceed ahead. Okay. कमीशन में 15,000 क्रॉस करने पर 5% टीडीएस है. दिस इज इंपॉर्टेंट. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में पहले रेट 5% था, अक्टूबर से हमने 2% कर दिया. दीज थिंग्स आर देयर. बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लाइफ इंश्योरेंस में टीडीएस कटेगा कैसे, दैट्स इंपॉर्टेंट. सर लाइफ इंश्योरेंस में अगर टैक्सेबल है, तो एलआईसी का रुपया कब टैक्सेबल होता है, कब एग्जेम्प्ट होता है? एलआईसी का रुपया डेथ पे मिलने पर एग्जेम्प्ट होता है. एलआईसी का रुपया डेथ पे मिलने पर एग्जेम्प्ट होता है. मैच्योरिटी पे मिलने पर टैक्सेबल होता है. कैसे टैक्सेबल होता है मैच्योरिटी पे मिलने पर? मैच्योरिटी पे मिलने पर टैक्सेबल होता है अगर प्रीमियम 10% से ज्यादा है या 5 लाख रुपया से ज्यादा है. रेट्स और भी थे, कहीं 15% भी था, कहीं 20 भी था. उसको जाकर अदर सोर्सेस के चैप्टर में चेक करिएगा. बट दिस इज समथिंग यू मस्ट नो कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का रुपया क्या है. अगर 5 लाख रुपया से ज्यादा है प्रीमियम या 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू से ज्यादा है तो वो टैक्सेबल हो जाता है. अगर एलआईसी का रुपया टैक्सेबल है और लाख रुपया या उससे ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा. कैसे कटेगा? नेट अमाउंट का 2%. नेट अमाउंट क्या होता है? सपोज आपने टोटल प्रीमियम दिया आज तक 15 लाख और आपको मिला 20 लाख रुपया मैच्योरिटी पर, तो नेट कितना मिला? 5 लाख मिला. तो 5 लाख रुपया पर 2% टीडीएस कटेगा. मैक्सिमम जगह टीडीएस क्रॉस करने पर है, बट एलआईसी, प्रोविडेंट फंड कुछ एक जगह जहां टच करने पर भी टीडीएस कटता है. मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, डेथ पे रुपया मिला तो एग्जेम्प्ट है, मैच्योरिटी पे मिला तो टैक्सेबल है. मैच्योरिटी पे मिला तो जो नेट इनकम आपका होता है, नेट इनकम इज द अमाउंट रिसीव माइनस द प्रीमियम पेड, उतना ही अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है और उतने अमाउंट पे ही 2% टीडीएस भी कटता है. टीडीएस कटने से आप इनकम हमेशा ग्रॉस दिखाते हैं, तो टीडीएस से फिर डबल टैक्सेशन होगा? नहीं होगा, बिकॉज टीडीएस लेटर ऑन जाकर टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट हो जाता है. इट इज माई रिक्वेस्ट, यू मस्ट चेक 194D एंड DA. मैं मान रहा हूं पीछे का आपका रिवीजन हो गया था.
ठीक है, LIC का क्लियर है। नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, नॉन रेसिडेंट एंटरटेनर को जब हम लोग पेमेंट करते हैं, कुछ भी पेमेंट करें तो 20% TDS है। नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन और एंटरटेनर को कुछ भी पेमेंट करें तो 20% TDS है। क्योंकि ये नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया जा रहा है, इसलिए इसमें HEC ऐड हो जाएगा, यानी इफेक्टिवली आप 20.8 काटेंगे। 50 लाख क्रॉस करेगा तो 10% सरचार्ज भी जुड़ जाएगा। दूसरे प्रकार के जो कमीशन है उन पर भी 15,000 क्रॉस करने पर पहले 5% TDS था, अभी 2% TDS है। तो सारे प्रकार के कमीशन पर क्या है, 15,000 का ही लिमिट है, और TDS का रेट इन दोनों पर 5 का 2% कर दिया गया है। डिस्कशन को आगे बढ़ा रहा हूं। कमीशन मतलब सामने वाला एजेंट होना जरूरी है। मान लीजिए सामने वाला गुड्स खरीद करके बेच रहा है तो ही इज नॉट एन एजेंट, तो उस केस में ये TDS एप्लीकेबल नहीं होगा। 194I रेंट पर TDS हम लोग को बताता है कैसे कटेगा। रेंट पर 2,40,000 क्रॉस करने पर 10% TDS है। 10% है लैंड बिल्डिंग के लिए, लेकिन प्लांट मशीनरी के लिए 2% TDS है। सामने वाला ओनर हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर रेंट साल भर का 2,40,000 से ज्यादा है तो मेरे को TDS काटना पड़ेगा। क्या सर ये TDS हम लोग काटते हैं ओनली व्हेन इट एक्सीड्स 2,40,000? इट्स नॉट लाइक दिस। अगर आपका किसी के साथ एग्रीमेंट है कि आप महीने का 30,000 रेंट देंगे, तो आपको तो पता ही है ना कि 3,60,000 रुपया रेंट हो रहा है, 2,40,000 से ज्यादा होने वाला है, तो आप हर महीना ही चालू कर देते हैं TDS काटना, बिकॉज यू नो दैट द अमाउंट इज लाइकली टू एक्सीड 2,40,000। ये नहीं कि 2,40,000 क्रॉस करेगा आप उसका वेट कर रहे हैं। विथ ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप 194D से 194H तक रिवाइज करें। You must revise it. एक मिनिमम बेसिक लर्निंग अभी मेरे साथ हो जाएगा, फिर घर में वापस लर्निंग करेंगे। लर्निंग करने के बाद दरकार पड़े तो इसी का स्पीड बढ़ा करके फिर से सुन लो। Are you okay?
194J प्रोफेशनल, टेक्निकल, रॉयल्टी, नॉन कॉम्पीट फीस, ये सब में 30,000 क्रॉस करने पर 10% टीडीएस है। दिस इज इंपॉर्टेंट। प्रोफेशनल में सीए, सीएस, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, फिल्म आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन सब आते हैं। नाउ टेक्निकल में जर्नलिस्ट भी इंक्लूडेड है। सर एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, स्पोर्ट्स पर्सन को पेमेंट करने पर यह सेक्शन एप्लीकेबल करोगे कि पीछे वाला? अगर रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन है तो ये वाला एप्लीकेबल करूंगा, नॉन रेसिडेंट है तो पीछे वाला। तो नॉन रेसिडेंट का रेट 20.8 है, जबकि इसमें रेट 10% है। यहां पर भी रेट क्या है? प्रोफेशनल के लिए नॉन कॉम्पीट फीस के लिए 10 है, टेक्निकल के लिए 2% है, रॉयल्टी अगर सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स का है तो भी 2% है। कहां 10 है और कहां 2 है ये थोड़ा मैंने दे के रखा है, इसको आप जरूर चेक करेंगे। डायरेक्टर का जो रेम्यूनरेशन होता है वो सैलरी सेक्शन में कवर होता है, लेकिन जो बोर्ड मीटिंग फीस होता है उस पर हमेशा 10% टीडीएस होता है। इट इज माई रिक्वेस्ट, यू मस्ट गो थ्रू दिस। प्रोफेशनल, टेक्निकल, रॉयल्टी, नॉन कॉम्पीट फीस 30,000 क्रॉस करने पे 10/2% है। प्रोफेशनल नॉन कॉम्पीट फीस में 10% है। टेक्निकल रॉयल्टी फॉर नॉन सिनेमाटोग्राफी फिल्म्स में 2% है, और बोर्ड मीटिंग फीस में हमेशा 10 है। क्योंकि यहां पे वर्ड्स और दिया हुआ है इसलिए लिमिट सेपरेट चलता है। प्रोफेशनल का अलग लिमिट होता है, टेक्निकल का अलग लिमिट होता है। टीडीएस के सारे सेक्शन में लिमिट पर पर्सन है। मैं अगर आपको दे रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट तो आपके लिए 30,000 का अलग लिमिट रखूंगा, दूसरे आदमी के लिए अलग रखूंगा, लेकिन इन सेक्शन में पर पर्सन के साथ साथ पर आइटम का भी लिमिट है। इस सेक्शन में डिविडेंड ऑन म्यूचुअल फंड में 10% टीडीएस है 5,000 क्रॉस करने पर। पहले जो था वो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज था, ये है डिविडेंड ऑन म्यूचुअल फंड। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में भी हमेशा 10% टीडीएस है। इसको थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। डिविडेंड ऑन म्यूचुअल फंड में 5,000 क्रॉस करने पर 10% टीडीएस है। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में भी टीडीएस एप्लीकेबल है। दो बात बोल रहा हूं, अगर सामने वाला रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है तब 5,000 रुपया तक टीडीएस नहीं है। दूसरा, इधर थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। इधर ये कुछ एक बॉन्ड्स हैं, पेपर में इस बार आ सकता है, ये कुछ एक बॉन्ड्स हैं जिसमें 10,000 का लिमिट है। नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में हमेशा 10% है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में कुछ एक केसेस में 5 का लिमिट है। अगर सामने वाला रेसिडेंट इंडिविजुअल है और आप चेक से देते हैं, और कुछ एक बॉन्ड्स में 5 का नहीं 10 का लिमिट है, तो जनरल लिमिट इज निल, डिबेंचर के इंटरेस्ट पे 5 और स्पेसिफाइड बॉन्ड्स पे 10,000 का लिमिट है। तो 3 लिमिट्स आर देयर। कुछ एक केस में निल, डिबेंचर का इंटरेस्ट है तो 5 और कुछ एक बॉन्ड्स में 10।
Are you okay? So कंपल्सरी एक्विजिशन में 2.5 लाख क्रॉस करने पे गवर्नमेंट 10% टीडीएस काटेगा। एक दूसरे से प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो 50 लाख और मोर पर 1% टीडीएस है। दिस इज इंपॉर्टेंट 194 आइए। हम लोग अगर एक दूसरे से प्रॉपर्टी परचेज करते हैं 50 लाख और मोर होने पर 1% टीडीएस इज एप्लीकेबल। इसमें क्या पैन का जरूरत नहीं है, टैन का सॉरी, बिना टैन के भी आप टीडीएस काट सकते हैं। इसमें और एक नियम होता है, 50 लाख कैसे काउंट होगा? इट्स द एक्चुअल परचेज प्राइस और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विचर इज हाइयर। सपोज एक्चुअल वैल्यू 40 लाख है लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 70 लाख है, तो 70 लाख पे 1% टीडीएस काटेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज, मान लो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे 49 लाख पे और क्लब मेंबरशिप वगैरह मिलाकर 5 लाख और दे दिए, तो वी कंसिडर अमाउंट एज 54। अब दो जन मिलके खरीद रहे हैं तो दोनों का शेयर 27 है, 50 लाख के नीचे है, लेकिन क्योंकि टोटल 50 क्रॉस कर गया यहां टीडीएस एप्लीकेबल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है, इसको रीड करें एक बार। Are you okay? जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में हमेशा टीडीएस इज एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 10%। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट का मतलब एक जन का लैंड, मेरा बिल्डिंग, सामने वाले का लैंड और मेरा बिल्डिंग, उसी को जॉइंट डेवलपमेंट बोलते हैं। बिल्डर क्या करता है, इसमें नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन से मतलब नहीं है, लेकिन जो मॉनिटरी कंसिडरेशन है उस पर 10% टीडीएस काटता है। मेरे को फिर से बोले सर, इंश्योरेंस कमीशन में 15,000 क्रॉस करने पे 5 है, बाकी कमीशन में 15,000 क्रॉस करने पे 5/2 है। लाइफ इंश्योरेंस टैक्सेबल होगा अगर मैच्योरिटी में अमाउंट मिल रहा है और प्रीमियम 10% या 5 लाख से ज्यादा है, उसमें नेट इनकम पर 2% है। नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन पे 20.8, रेंट 2,40,000 क्रॉस करने पे 10, प्रोफेशनल टेक्निकल 30 क्रॉस करने पे 10/2, बोर्ड मीटिंग फीस पे हमेशा 10%, डिविडेंड ऑन म्यूचुअल फंड 5 क्रॉस करने पे 10, इंटरेस्ट जनरल लिमिट निल, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में, डिवेंचर में चलो लिमिट दे देते हैं आपको 5,000 का, अगर आप चेक से रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ को देते हैं, और बाकी में हम बोल रहे हैं हमेशा काट लो टीडीएस। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, कंपल्सरी एक्विजिशन में 2.5 लाख क्रॉस करने पे 10, एक दूसरे से प्रॉपर्टी खरीदेंगे 50 लाख और मोर पे 1, यहां पे भी टच करने पर है।
और 194 आईसी जॉइंट डेवलपमेंट में मॉनेटरी कंसिडरेशन पे 10% टीडीएस है। मैं आगे बढ़ना पसंद अभी नहीं कर रहा हूं। पहले आपको क्या करना है, राइट फ्रॉम इंश्योरेंस कमीशन टिल हियर आपको अपने आप को सुनाना है। इंडिविजुअल एचयूएफ एक्चुअली टीडीएस तभी काटते हैं। यू टेल मी इफ आई कैन प्रोसीड और शुड आई वेट? कंफर्म, प्रोसीड। जो घर में देख रहे हैं, फिर रिक्वायर्ड यू पॉज द क्लास और पीछे का सेक्शन रिवाइज करके उसके बाद ही देखिएगा ये आगे का डिस्कशन। पीछे का जो रिसेंट अभी 5-7 सेक्शंस कराया हूं। क्या होता है, इंडिविजुअल एचयूएफ टीडीएस तब काटता है जब उनका टर्नओवर 1 करोड़ रुपया से ज्यादा हो। लेकिन मान लो आपका टर्नओवर 1 करोड़ रुपया से ज्यादा नहीं है, तो भी आप 194 आईबी में काटेंगे, अगर रेंट 50,000 रुपया या उससे ज्यादा है तो सपोज हम लोग किसी को रेंट 75,000 दे रहे हैं, तो नॉर्मली तो उसी सेक्शन में टीडीएस कटना चाहिए, क्योंकि 75,000 अगर आप मंथली दे रहे हो तो 12 लाख 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 लाख है, 2,40,000 है, 2,40,000 क्रॉस करेगा तो 10% टीडीएस है। लेकिन अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ के नीचे है, या सोचिए आपका बिजनेस नहीं सैलराइड एम्प्लॉई है, तब आप 50,000 क्रॉस करने पे भी यहां टीडीएस काटेंगे पर मंथ। हिसाब से अगर देखें तो वहां 2,40,000 का लिमिट है और यहां इफेक्टिवली 6 लाख हो रहा है। ऑल्दो वी डोंट राइट 6 लाख, वी राइट 50,000 पर मंथ ओनली। तो कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ लॉजिकली तो वहीं टीडीएस काट लेगा, तो ये 2,40,000 का लिमिट तो लोअर है। लेकिन यहां आपको काटना पड़ जाता है क्योंकि आप 194 आई में नहीं काट पा रहे। क्यों नहीं काट पा रहे? टर्नओवर 1 करोड़ के नीचे है या आप सैलराइड एम्प्लॉइज हैं। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ पर्सनल पेमेंट्स कर रहे हैं, तब वो 194 सी और जे में टीडीएस नहीं काटते हैं। सी और जे बिजनेस पेमेंट्स के लिए, पर्सनल के लिए नहीं है। दूसरा बात, इंडिविजुअल एचयूएफ तभी टीडीएस काटते हैं जब उनका टर्नओवर 1 करोड़ रुपया से ज्यादा हो लास्ट ईयर का। मान लीजिए आपका टर्नओवर 1 करोड़ के नीचे है, या आप सैलराइड एम्प्लॉई हैं, या पर्सनल पेमेंट्स कर रहे हैं, तो क्या होता है, सी, एच और जे में आप टीडीएस नहीं काटते हैं, तब आपको 194 एम में 2% टीडीएस काटना पड़ता है। थोड़ा केयरफुल रहिए। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में मॉनेटरी कंसिडरेशन में 10% टीडीएस है। आईबी और एम मोटा मोटी एक ही चीज है कि आप दूसरे सेक्शन में नहीं काट रहे क्योंकि टर्नओवर 1 करोड़ के नीचे, दूसरे सेक्शन में नहीं काट रहे तो आपको यहां काटना पड़ रहा है। सी हो गया कॉन्ट्रैक्ट, एच हो गया कमीशन, जे हो गया प्रोफेशनल। अब कोई सैलरीड एम्प्लॉई है, वो किसी कॉन्ट्रैक्टर से काम करवा रहा है, वहां नहीं काटेगा लेकिन यहां काट लेगा 50 लाख क्रॉस करने पे 2।
यस, बैंक से कोई भी आदमी 1 करोड़ रुपया से ज्यादा अगर विड्रॉ करता है तो उसको 2% टीडीएस काटना पड़ता है। बैंक से कोई भी आदमी अगर 1 करोड़ रुपया से ज्यादा विड्रॉ करता है तो उसको 2% टीडीएस काटना पड़ता है इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़। बैंक को काटना पड़ता है। सोचिए, एक आदमी बैंक से 1 करोड़ 2 लाख रुपया विड्रॉ कर रहा है तो बैंक 2 लाख पर टीडीएस काटेगा 2%। टीडीएस हमेशा ग्रॉस अमाउंट पर है, बट 194N में ग्रॉस अमाउंट पे नहीं है, 1 करोड़ के जो ऊपर एक्सेस अमाउंट है उस पर है। दिस इज इंपॉर्टेंट। रेसिपिएंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो 3 करोड़ का लिमिट है। नॉन रिटर्न फाइलर है, नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न है तो फिर 20 लाख का ही लिमिट है, विच आई हैव गिवन इन द नेक्स्ट पेज। E-commerce, okay, you take your time. You take your time. If required, you can check this example also. Limit per बैंक है, are you okay with this? E-commerce operators डिडक्ट 0.1% टीडीएस, 1 को 0.1 कर दिया गया है जब भी कोई उनके थ्रू गुड्स सेल करता है। अब इसमें यही है कि सामने वाला कंपनी है तो फिर कोई लिमिट नहीं होता है, इंडिविजुअल एचयूए है तो 5 लाख का लिमिट हो जाता है। ई-कॉमर्स ऑपरेटर, सामने वाला इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 5 लाख का लिमिट है, अदर्स के लिए कोई लिमिट नहीं है, एंड दे डू डिडक्ट 0.1% टीडीएस। सीनियर सिटीजन जो 75 प्लस है और खाली पेंशन और बैंक इंटरेस्ट कमाते हैं, वो बैंक को अपना डिटेल्स फर्निश कर देंगे कि मेरा सिर्फ पेंशन और बैंक इंटरेस्ट का कमाई है। बैंक उनका उतना टीडीएस काटेगा जितना उनका टैक्स लाइबिलिटी है, उनको अब रिटर्न फाइल नहीं करना है। दिस इज 194P।
पार्टनरशिप फर्म अगर पार्टनर को सैलरी और इंटरेस्ट देता है तो 20,000 क्रॉस करने पे 10% है। दिस अ न्यू सेक्शन। आप किसी बिजनेसमैन को अगर परक्विसिट्स देंगे तो वो कहां जाएगा? बिजनेस प्रोफेशन में। एम्प्लॉय को परक्विसिट मिलता है तो सैलरी में जाता है, लेकिन एक बिजनेसमैन है, उसको गोल्ड पेन मिल गया, उसको हॉलिडे वाउचर मिल गया, वो पीजीबीपी में जाएगा। इसको याद रखिएगा। बिजनेसमैन को आप पेमेंट कर रहे हैं, प्रोफेशनल को पेमेंट कर रहे हैं परक्विसिट्स के फॉर्म में, तो 20,000 क्रॉस करने पे 10% टीडीएस है। 20,000 क्रॉस करने पे टीडीएस है कितना? 10%। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड स्मॉल थिंग्स ओवर हियर। संभव है कि ये काइंड में है। अगर काइंड में है तो हम बोलेंगे कि पहले इसका आप टीडीएस जमा करो। प्रोफेशनल को बोलेंगे या बिजनेसमैन को बोलेंगे टीडीएस आप जमा करो या मैं जमा कर देता हूं आपसे कलेक्ट करके। उसके बाद ये परक्विसिट्स रिलीज हो सकता है। इंडिगो एयरलाइंस है, किसी प्रोफेशनल को मान लीजिए 2 लाख रुपए का टिकट वाउचर दे रहा है अपने कंसल्टेंट को फ्री ट्रैवल के लिए, तो उसका पहले उसको टैक्स जमा करना पड़ेगा टीडीएस 10%। उसके बाद उसको वो हॉलिडे वाउचर्स मिलेंगे। अब ये क्या है ना, जनरल में आपको बता रहा हूं, चैप्टर के शुरू के जो सेक्शंस होते हैं ना वो बार बार रिवाइज हो जाते हैं, एंड वाले रिवाइज होते नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा टीडीएस जिसका एक बार पढ़ावा हो चुका है इन दिनों में, वो पीछे से ही चालू करे। मैं अभी क्या करने वाला हूं, मैं आपको 194 IB से ही रिवाइज करवाऊंगा, सॉरी 194 LA से, यहां से रिवाइज कराऊंगा। आप यहां से 5 मिनट इंटरेक्ट करो अपने आप के साथ, मैं फिर से कराऊंगा। नेक्स्ट 5 minutes you must interact with yourself from 194 LA till here.
यस, ठीक है, मेरे समझ से मैंने काफी टाइम दे दिया एंड वी शुड प्रोसीड अहेड। बोलो 194 LA में क्या हो रहा है? यस सर, 2.5 लाख क्रॉस करने पर गवर्नमेंट 10% TDS काटता है कैश बेसिस पर। एक दूसरे से जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं 50 लाख और मोर, या एक्चुअल प्राइस क्रॉस करे या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्रॉस करे, हम लोग TDS वहां पर काटते हैं। कितना? 1%। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में देयर इज ऑफ कोर्स अ TDS एलिमेंट। कितना है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में? 10%। सी 194 IB, यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आप 194 I में नहीं काट रहे हैं तो यहां काटेंगे 50,000 और मोर होने पर 2%। फिर नेचुरली अभी पहले 5 था, अभी 2 हो गया है। M और N में, M क्या है? M इज सिग्निफिकेंट। अगर C, H और J में नहीं काट रहे हैं तो यहां काटेंगे 50 लाख और मोर होने पर, 50 लाख क्रॉस करने पर 5/2। कैश अगर विड्रॉवल होता है 1 करोड़ रुपीस के ऊपर तो एक्सेस पर TDS हम लोग काटते हैं। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स पर देयर इज अ 0.1% TDS। बैंक किसी को पेमेंट कर रहा है, अगर सामने वाला पेंशनर है, इंटरेस्ट इनकम कमा रहा है, 75 या प्लस उसका एज है, वो क्या कर सकता है? बैंक को बोल सकता है मेरा उतना TDS काट दो जितना टैक्स लायबिलिटी है, तो मेरे को रिटर्न भी फाइल नहीं करना पड़ेगा। सैलरी और इंटरेस्ट अगर आप पार्टनर को देते हैं तो 20,000 क्रॉस करने पर 10% TDS है। परक्विजिट्स में 20,000 क्रॉस करने पर 10% TDS है। अभी क्या होता है, इंडिविजुअल HUF कंपनी फर्म हमेशा TDS काटता है स्ट्रेट अवे टू पेज 320। कुछ एक फैक्ट्स है पॉइंट से याद रखने का। कंपनी फर्म हमेशा TDS काटता है, इंडिविजुअल HUF तभी काटता है जब लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ रुपया से ज्यादा हो। दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर CRIP, कमीशन, कॉन्ट्रैक्टर, रेंट, इंटरेस्ट, प्रोफेशनल फीस। कंपनी फर्म हमेशा काटेगा, इंडिविजुअल HUF भी एक्चुअली हमेशा ही काटता है, लेकिन इन सेक्शन में वो तभी काटता है जब उसका टर्नओवर 1 करोड़ रुपया से ज्यादा का हो लास्ट ईयर का। कंपनी फर्म हमेशा काटता है, इंडिविजुअल HUF तब काटता है, हमेशा काटता है, लेकिन कुछ एक सेक्शंस के लिए CRIP, कॉन्ट्रैक्टर कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट, प्रोफेशनल फीस, परक्विजिट्स, उस पे वो तभी काटेगा जब लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो। दूसरा, आपको टैन लेना जरूरी होता है। 194 IA, IB और M इन सेक्शंस के लिए जरूरी नहीं है। TDS कब काटते हैं? एक्चुअली कैश एक्रूअल विच इज अर्लियर है, लेकिन हम लोग बोलते हैं, वर्ड यूज करते हैं पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच इज अर्लियर। पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच इज अर्लियर वर्ड यूज करते हैं। कुछ सेक्शन में कैश है, सैलरी, लॉटरी, हॉर्सेस, ये सब में कैश है, लेकिन बाकी में कैश और एक्रूअल विच एवर इज अर्लियर है। मैं एक बात बोलूं, इसको यहां से मत पढ़ो, कॉपी में लिखाया हुआ है फॉर्मेलिटीज, दैट विल बी मच बेटर। फिर जमा करना पड़ता है अगले महीने के 7 तारीख को, मार्च के लिए 30 अप्रैल है, क्वार्टरली रिटर्न लगता है क्वार्टर से 1 महीना। कॉपी में फॉर्मेलिटीज लिखाया हुआ है। यस यस, यू आर इन दैट पेज। हाँ, थोड़ा वहां से रिवाइज करो,
पुराने बैचेस को भी सबको लिखाया हुआ ये चीज। टीडीएस नहीं काटेंगे तो 1% इंटरेस्ट है, जमा नहीं करेंगे तो 1.5 है, रिटर्न टाइम से नहीं लगाओगे तो देयर इज अ डिले फीस ऑफ 200 पर डे ऑफ डिले और अमाउंट ऑफ टीडीएस विच इज लोअर। यू मस्ट लर्न फ्रॉम देयर। उसके बाद एक रीडिंग करना कर लेना, इसको भी कोई खास बात नहीं है। आपको अपना पैन नंबर मेरे को देना जरूरी है। अगर मैं आपका टीडीएस काट रहा हूं, आप पैन नंबर नहीं देंगे तो मैं टीडीएस काटूंगा एक्चुअल रेट ऑफ 20%, विचर इज हाइयर। कुछ सेक्शंस के लिए वो 5% किया गया है। पहले ऐसे रश नहीं करेंगे। टीडीएस फॉर्मेलिटीज दिमाग में है कि नहीं देखो। आई थिंक वो चार्ट से तो 2 मिनट में रिवाइज हो जाता है, नहीं? तो 2 पन्ना आपका ऐसे ही कवर हो गया। थोड़ा जरूरी है, देखिए, हर चीज टेंशन में आके पढ़ाई मत करना, थोड़ा रिलैक्स भी रहना। एंड मैं आपको एक बात बता रहा हूं, सब्जेक्ट का बहुत सा चीज तो ऐसे कवर होगा, कुछ एक चीज है ना सम्स में गलती करके ही होगा। तो हर जगह ये मत देखना मेरा सम क्यों गलत हो रहा है, कोई बात नहीं है। थोड़ा बहुत गलती एक दो हो गया, 2 4 हो गया, किसी सम में ज्यादा भी हो गया, उसको पीछे नोट करो। बहुत सारे प्रोविजंस आप जानते हैं, आपको ऐसे लर्न नहीं होगा। आप गलती करोगे तब वो प्रोविजन याद रहेगा, उसको पीछे नोट करके पीछे नोट्स बनाने का हैबिट डालो, रिविजनरी टेस्ट पेपर सॉल्व करने का हैबिट डालो। यू मस्ट डू दीज थिंग्स। एओ को एप्लीकेशन आप करेंगे अपना टीडीएस का रेट कम करने के लिए। अगर आपको लग रहा है आपका बहुत ज्यादा टीडीएस कट रहा है तो आप एओ को एप्लीकेशन करके टीडीएस का रेट कम करवा सकते हैं। कुछ आइटम्स ऐसे हैं, लाइफ इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, डिविडेंड, पीएफ, जहां पे अगर आपका इनकम एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे है तो आप सामने वाले को बोल दीजिए मेरा टीडीएस मत काटो, फॉर्म 15GH देकर सामने वाला नहीं काटेगा। तो ये क्लियर नहीं हुआ। आप अगर अपना पैन नंबर मेरे को नहीं देंगे तो मैं टीडीएस काटूंगा एक्चुअल रेट ऑफ 20%, विच इज हायर। ये तो क्लियर है। नाउ 197 and 197A you revise from here first.
सो यू टेल मी 197 क्या है? 197 में हम सामने वाले को ही बोल देते हैं मेरा टीडीएस मत काटो, वो नहीं काटता है, जबकि 197A इज डिफरेंट। 197 में हम ऑफिसर को अप्लाई करते हैं, हम सॉरी, कि मेरा टीडीएस मत काटो या रेट कम कर दो बिकॉज बहुत ज्यादा कट रहा है। इसका एक एग्जांपल भी दिया हूं मैं। बट 197A में एक फॉर्म 15G और H सामने वाले को दे दो, सामने वाले को बोल दो इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह के लिए कि मेरा इनकम एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे है, मेरा टीडीएस मत काटो, वो नहीं काटेगा। जो आदमी लास्ट ईयर का रिटर्न नहीं लगाया है ड्यू डेट क्रॉस करने के बाद भी, उसका टीडीएस कटता है एक्चुअल रेट, ट्वाइस द एक्चुअल रेट ऑफ 5% विच इज हाइयर, 316। अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन है, मतलब जिसने रिटर्न अपना फाइल नहीं किया हो इवन दो द ड्यू डेट हैज गॉन, तो उसका लिस्ट जो है वेबसाइट में मिल जाता है और आप उसका टीडीएस काट लेते हैं ट्वाइस द एक्चुअल रेट और 5% विच एवर इज हाइयर। टीडीएस की छोटी बहन है टीसीएस, दैट इज द टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। क्या होता है? टीसीएस वो आदमी आपसे टैक्स कलेक्ट करता है जो सेलर हो। जो आदमी सेलर है वो आपसे टैक्स कलेक्ट करेगा। अभी क्या होता है, सेलर बायर से टैक्स कलेक्ट करता है अल्कोहलिक लिकर पे 1, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पर 2.5 और टेंडू लीव्स पर 5। ये हम लोग उन्हीं लोगों से कलेक्ट करते हैं जो फ्रैंकली स्पीकिंग डीलर हो। ना मैन्युफैक्चरर से कलेक्ट करते हैं, ना कंज्यूमर से कलेक्ट करते हैं। हम लोग ये टैक्स कलेक्ट करते हैं डीलर से बिकॉज आइडिया इज, कोई आदमी अगर अल्कोहलिक लेकर 1 करोड़ का खरीद रहा है तो हमने उससे 1% कलेक्ट कर लिया। गवर्नमेंट बोल रहा है जो 1 करोड़ का अल्कोहलिक लेकर खरीद रहा है वो बेचेगा भी तो है, तो उसके कुछ प्रॉफिट्स तो होने चाहिए, उतना सेल्स तो वो दिखाएगा या स्टॉक दिखाएगा। लेकिन मोटर व्हीकल और स्पेसिफाइड गुड्स में दूसरा बात है, यहां 10 लाख क्रॉस करने पर 1% है, ये हम लोग एंड बायर से काटते हैं। इसमें आइडिया ये है, ऊपर वाला ट्रेडर से है लेकिन ये एंड बायर से, इसमें आइडिया दूसरा है। मोटर व्हीकल में हमारा आइडिया क्या है कि इतना महंगा महंगा जो गाड़ी खरीद रहा है वो अपने, उसके रुपया आएगा तब तो खरीदेगा, तो वो अपने फाइल में इतना इनकम डिस्क्लोज करता है क्या? यू मस्ट चेक दीज थिंग्स। और मैं तो रेकमेंड करूंगा किताब खोल लें, वहां पूरा एक चार्ट में बनाया हुआ, एक डायग्राम में बनाया हुआ है और ऊपर के सेक्शंस का और मोटर व्हीकल का डिफरेंस तक बताया हुआ है। दो मिनट देखें, आपको बहुत रिकॉल होगा उससे।
सी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में देयर इज अ टीडीएस, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में टीसीएसएस, आई एम सॉरी, मतलब आप फॉरेन कंट्री में जब रुपया भेजते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए, एजुकेशन के लिए कोई भेज रहा है, कोई ओवरसीज टूर पैकेज खरीद रहा है, कोई दूसरे पर्पस के लिए भेज रहा है, सब में टीसीएस है। कि जो बीच में जो एजेंट होते हैं ना, जिनके थ्रू भेजा जाता है, ऑथोराइज पर्सन, वो लोग टीसीएस आपसे कलेक्ट करते हैं। तो कोई एडुकेशन के लिए भेज रहा है 7 लाख के रुपया के ऊपर, लोन लेके खरीदा है, भेज रहा है तो 0.5 नहीं तो 5, दीज आर द रेट्स, लिमिट्स, यू मस्ट लर्न देम वेल। इसमें यहां कोई रास्ता और नहीं है, आपको लर्निंग ही करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। आप फॉरेन कंट्री में रुपया भेज रहे हैं लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में आरबीआई का, या ओवरसीज टूर पैकेज खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट बोल रहा है कि जो फॉरेन कंट्रीज में इतना इतना रुपया भेज रहा है, हम देखें तो सही कि वो फाइल में कितना इनकम डिस्क्लोज करता है। ओवरसीज टूर कर रहा है, फाइल में रुपया होगा तब करेगा ना। तो उन लोगों से एक टीसीएस कलेक्ट किया जा रहा है जिसका रेट काफी हाई है ओवरसीज टूर पैकेज में। तो यू मस्ट लर्न दीज रेट्स। लर्निंग इन सब चैप्टर्स में आपको कोई मगिंग अप करने का नहीं बोल रहा है, वर्ड टू वर्ड लर्निंग करना पड़ेगा, रटना नहीं है। तो सर आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर राइटिंग पैटर्न मेरा क्लास में डिस्कस किया हुआ है, एक मैंने टीडीएस का क्वेश्चन भी करवाया था, उसको पूरा लर्न कर लें आप, 3 या 4 लाइन लर्न कर लें, आपको खाली रेट सेक्शन रिप्लेस करना है। $2061H इधर और उधर 194Q था। आपको इन सबको टीसीएस चैप्टर को मेरे क्लास के जो चार्ट बनाए हुए हैं उनसे ही देखना पड़ेगा। मैं आपको पूछ रहा हूं, पहले आप बताओ क्या आपने इसमें चार्ट लर्न किया है? इन वाले सेक्शन में सबको स्क्रीन में देखें, ये लर्न किए हो अभी? ये कौन कलेक्ट कर रहा है? डीलर से कलेक्ट कर रहे हैं, और ये एंड बायर से। इन सब में कोई लिमिट नहीं है, इन सब में 10 लाख का लिमिट है। इंडिविजुअल एचयूएफ कब टैक्स कलेक्ट करता है? जब लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ ऑब्लिक 50 लाख से ज्यादा है। एक पीएसयू से नहीं है, एक पीएसयू गवर्नमेंट कंपनी का जो होता है उससे नहीं है। इन सब में कैश एक्रूअल विच इज अर्लियर, इन सब में कैश पर है। और एलआरएस का तो देखो आपको चार्ट ही लर्न करना पड़ेगा। हम लोग कुछ केसेस में टीसीएस कलेक्ट नहीं करते हैं, उन सब का भी वो लिस्ट कॉपी में लिखाया हुआ है। अब ये हो रहा है सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। क्या होता है, अगर आप किसी आदमी से 50 लाख से ज्यादा का गुड्स खरीदते हैं तो आप 0.1% टीडीएस काटते हैं। टीडीएस काटते हैं 194Q में। 50 लाख से ज्यादा किसी को सेल करते हैं तो आप टीसीएस कलेक्ट करते हैं 2061H में। लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिनका टर्नओवर 10 करोड़ क्रॉस करे। बाकी जगह क्या था, कंपनी फर्म हमेशा टीडीएस टीसीएस काटेगा, इंडिविजुअल एचयूएफ तब काटेगा जब लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो। यहां कंपनी फर्म इंडिविजुअल एचयूएफ का बात नहीं है, यहां पर वही आदमी टीडीएस या टीसीएस काटेगा जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो। तो कोई भी आदमी खरीद रहा है और उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा का है पिछले साल का, तो वो 0.1% टीडीएस काटता है 194Q में। सेलर का क्रॉस कर रहा है तो वो 2061H में टीसीएस कलेक्ट करेगा 0.1, और दोनों का टर्नओवर क्रॉस कर रहा है तो टीडीएस एप्लीकेबल होता है, टीसीएस नहीं। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। चार्ट में कॉपी में कराया हुआ है, वहीं से देखना होगा, और ये एग्जाम्पल्स देखने पड़ेंगे आपको 4।
सी बायर एंड सेलर दोनों का टर्नओवर क्रॉस करा है तब तो टीडीएस एप्लीकेबल है 50 लाख रुपया के ऊपर 0.1, और यहां पर भी एक्सेस पर है, 4 जगह एक्सेस पर हो रहा है। एक बैंक से जब आप कैश विड्रॉ करते हैं एक 194Q, मेरे ख्याल से कॉपी में लिखाया हुआ भी होगा। दूसरा तीसरा LRS, क्योंकि वहां स्लैब वाइज है, और चौथा 1H। इन सब जगह टीडीएस टीसीएस एक्सेस अमाउंट पर है। आई बिलीव यहां या लास्ट पेज में लिखाया हुआ होगा, लिखाया हुआ है ना, नहीं तो ये हमेशा ग्रॉस अमाउंट पर होते हैं। अब जब आप ट्रांजैक्शन ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करते हैं, देन व्हाट हैपेंस इज ना बायर को टीडीएस काटना है 194Q में, ना सेलर को टीसीएस करना है 1H में। ये ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो टैक्स कलेक्ट करेगा 0.1। टीसीएस में आप पैन अगर शेयर नहीं करते हैं या रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, दोनों केस में टीसीएस होता है ट्वाइस द एक्चुअल रेट ऑफ 5% विच आर इज हायर। टीसीएस का ड्यू डेट हमेशा अगले महीने का 7 तारीख है, हमेशा। क्वार्टर से 15 दिन के अंदर आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। मार्च के लिए 1.5 महीना है। रेट वही है 1%, अगर टीसीएस नहीं काटा, जमा नहीं किया तो 1.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। सी आई मस्ट इन्फॉर्म यू डिफरेंसेस कहां कहां पर है। टैन नंबर तो दोनों में ही अप्लाई करना है, और एक ही टैन नंबर से आपके पास है तो आप उसमें टीडीएस टीसीएस दोनों का काम कर सकते हैं, 2 नंबर अलग नहीं चाहिए। अगर आप टीडीएस काटते हैं और टीसीएस भी कलेक्ट करते हैं तो एक सिंगल टैन नंबर से हो जाता है, क्योंकि टैन नंबर का फुल फॉर्म भी है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। दूसरा, वहां था एक्चुअल रेट ऑफ 20% विच इज हायर, यहां ट्वाइस द एक्चुअल रेट ऑफ 5% विच इज हायर है। तीसरा, वहां अगले महीने का 7 तारीख मार्च का 30 अप्रैल है, या हमेशा अगले महीने का 7 तारीख है। रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन्स द सेम, और वहां क्वार्टर से 1 महीना 2 महीना टीडीएस का रिटर्न था, यहां क्वार्टर से 15 दिन 1.5 महीना है। दैट इज हाउ थिंग्स वर्क। सो दैट्स ऑल इन दिस रिविजन क्लास ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस। आई वुड सजेस्ट यू, आप एक बार क्लास को सुन लें, टॉपिक्स को संग संग में रिवाइज करें। स्टेप 2 घर में अच्छे से एक रिविजन करिए। स्टेप 3 यू मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, दैट्स इंपॉर्टेंट।